बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ आज आचार संहिता जो है वो लागू हो गई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि कितने चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जो है इस बार 2 चरणों में होगा। सबसे पहला चरण जो है वो 6 तारीख को होगा, दूसरा चरण जो है वो 11 तारीख को होगा और इसके नतीजे जो है वो 14 नवंबर को जनता के बीच आ जाएंगे। बिहार के चुनाव 2 फेजेज में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। यानी कि 14 नवंबर को ये साफ हो जाएगा कि इस बार सत्ता में कौन रहेगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी किसको मिलेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। 2 दिवसीय दौरे के बाद वो दिल्ली गए और दिल्ली में उन्होंने ये साफ कर दिया कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव होंगे वो महज 2 चरणों में किए जाएंगे और साथ ही साथ 14 नवंबर को रिजल्ट जो है वो सामने आ जाएगा। इस सरकार का कार्यकाल जो है वो 22 नवंबर तक है, तो 22 नवंबर से पहले ये तमाम चीज़ें जो है वो सुनिश्चित कर ली जाएंगी और 14 नवंबर को नए सरकार का गठन जो है वो कर लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट, यूपी। बिहार विधानसभा का चुनाव कुछ ही दिन में होना है। सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार के लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी अब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव दरभंगा के जिला के किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से मैथिली ठाकुर ने जो है मुलाकात की, उसके बाद से है विनोद तावरे से मुलाकात की। विनोद तावरे ने 5 अक्टूबर को अपने एक्स पर जो है पोस्ट किया कि मैथिली ठाकुर से हमने मुलाकात की है। एनडीए की ओर से कहा जा रहा है कि जिस तरह से लालू लाबरी राज में 90 के दशक में बिहार छोड़ करके चले गए थे, उनको अब बिहार में लाना जरूरी है। इसको लेकर के जो है बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर को दरभंगा विधानसभा के किसी भी सीट से चुनाव लड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ यूपी यूके से ब्रजेश कुमार। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सोमवार को उनकी पत्नी की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई भी हुई। इस याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि आप हमसे पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। तो इस पर जवाब देते हुए कपिल सिब्बल, जो कि सोनम वांगचुक की पत्नी की तरफ से पेश हुए हैं कोर्ट में, उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं कि हमें कौन से हाई कोर्ट जाना है। इसको देखते हुए तो अब कोर्ट ने जो है वो लद्दाख सरकार, केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई जो है वो मंगलवार को होगी। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट किसी एंगल से नहीं है, तो उनका इमीडिएट रिलीज, और उसके लिए हमें जो ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन चाहिए आज तक नहीं दिए गए हैं। वो कह रहे हैं कि उनको दिया है, लेकिन वो एक ग्लास के पीछे हैं। कल जब उनके भाई उनको मिलने गए तो भी वो डायरेक्टली नहीं इन पर्सन नहीं मीट कर रहे, तो वो कैसे देंगे अगर उनको दिया भी गया है ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन। तो ग्राउंड ऑफ डिटेंशन होगा तो ही तो हम रिप्रेजेंट करेंगे और फाइट करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ स्टेट। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को तिकोनिया हिंसा कांड हुआ था, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे आशीष मिश्रा व उनके सहयोगी अमनदीप सहित एक अज्ञात सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बताते हैं कि जो किसान पक्ष की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था इस केस में, उसमें जब किसान गवाही देने के लिए बुलाए जाते थे तो जो बलजिंदर किसान है वह जब गवाही देने के लिए कोर्ट पहुंचा तो उसे डराया धमकाया गया और केस वापसी की धमकी दी गई। इसी को लेकर जो बलजिंदर किसान है उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पे आज फैसला हुआ और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पड़ुआ थाना क्षेत्र में 3 धाराओं में आशीष मिश्रा, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, उनके सहयोगी अमनदीप और एक अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जिस तरीके से यह पूरा प्रकरण 3 अक्टूबर 2021 को हुआ था, जो एक बड़ी घटना के रूप में सामने निकल के आया था, इसमें कुल 8 लोगों की मौतें हुई थीं, जिसके बाद यह पूरे देश और विदेश में चर्चा का विषय बना हुआ था। आज
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करते हुए आशीष मिश्रा, उनके पिता पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, उनके सहयोगी अमनदीप और एक अज्ञात पर कुल मिलाकर 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया, जो पड़ुआ थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ है। बलजिंदर जो किसान था, उसे धमकी दी जा रही थी कि अपना केस वापस ले लें। इसी को लेकर बलजिंदर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और लखीमपुर से पंजाब निकल गया था और वहीं रह रहा था। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इसका आदेश हुआ और 4 लोगों के खिलाफ पड़ुआ थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लखीमपुर खीरी से योगेश वर्मा, न्यूज स्टेट। पटना मेट्रो की शुरुआत जो हो चुकी है, एक लंबे अंतराल के बाद आज पटना की मेट्रो जो है वो चल रही है। आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। 3 स्टेशनों तक जो है ये फिलहाल पटना मेट्रो चलेगी और आज जो है ऑफिशियली इसको जो कह सकते हैं कि आम जनता के लिए खोल दिया गया है। लेकिन आज सबसे पहले दिन मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, तमाम मंत्री जो है वो मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इस मेट्रो की शुरुआत की है। देखिए सीधे तौर पर लिखा हुआ है पटना मेट्रो में आपका स्वागत है, वर्तमान स्टेशन 0 माइल। इस वक्त हम लोग 0 माइल के पास है और देखिए गंतव्य स्टेशन यानी कि पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल 3 स्टेशन तक ये जाने वाली है। देखिए 0 माइल स्टेशन पर अब जो मेट्रो है वो पहुंच गई है। देखिए ये मेट्रो के स्टेशन की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो पटना मेट्रो है वो इस वक्त 0 माइल मेट्रो स्टेशन पहुंच चुकी है और पूरी तैयारियां जो है इस बार की गई थी। 3 स्टेशन तक ये चलने वाली है, 3.5 किलोमीटर का ये अंतराल रहेगा और 3 स्टेशन पे पहली फेज की जो मेट्रो है वो शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर मधुबनी पेंटिंग्स जो आपको देखने के लिए मिलेंगी। तमाम आप देख सकते हैं कि ऊपर जो इसकी सीलिंग है यानी कि जो छत है उस पर अलग अलग कलाकृति जो है वो बनाई गई है। और इस बार जो इस नए मेट्रो में है वो कई खासियत भी है। देखिए इस पर एम्बियंस लाइटिंग जो है वो दी गई है। जब ट्रेन रुकेगी तो ये रेड हो जाता है और जब चलने लगती है तो ये ग्रीन हो जाता है। इस तरीके की चीज़ें जो है वो दी गई हैं और इस बार तमाम डिजिटल स्क्रीन्स दिए गए हैं। काफ़ी अलग अलग चीज़ें जो है इस मेट्रो में डाली गई हैं। अब आम जनता के लिए इसे खोल दिया जाएगा। पटना मेट्रो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुका है यानी कि पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल। अब यहाँ से वापस जो है ये मेट्रो जो है वो भूतनाथ माफ करें जो दूसरे जगह तक जो है वो जाएगा और कल से आम जनता के लिए इसे खोल दिया जाएगा। जहरीले कफ सिरप को लेकर के केंद्र सरकार पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। बच्चों की मौत के बाद अब केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को पूरी तरीके से अलर्ट किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ के अस्पतालों में जन औषधि केंद्र भी है और यहाँ पर जैसे कि जिस सिरप की वजह से ये तमाम चीज़ें हुई, ऐसे में फ़िलहाल अब उस सिरप को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी बड़ा और ठोस कदम उठाया है, जिसके बाद उस सिरप को अब उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ अन्य जो दवाइयाँ हैं उसको लेकर के भी योगी सरकार की तरफ से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कि पूरी तरीके से ये जो जहरीली दवाइयाँ हैं या मानक के विपरीत जो दवाइयाँ अस्पतालों के बाहर जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पर मिल रही हैं, तो उनको पूरी तरीके से बंद करके, जिससे कि इसकी वजह से जो जनहानि हो रही है या होने की संभावना भी है तो वो संभावनाएं पूरी तरीके से ख़त्म की जा सकें। लिहाजा केंद्र की सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी इसे लेकर के सख्त नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। देखिए ये समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद वाजिद बेग का ये आलीशान जो है बारात घर है, जिसका नाम है वेग लॉन। और ये वेग लॉन को जो है बीडीए की तरफ से जो है इसकी सीलबंदी की जा रही है। इसको पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा क्योंकि ये अवैध तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पर जो है देखिए इसका आलीशानता देखिए किस प्रकार गुम्बद बनाया गया है। और ये मौलाना तौकीर रजा के बेहद करीबी हैं और दंगों में आरोपी भी बताए जा रहे हैं। वाजिद बेग दंगों का आरोपी है और ये जो है इसी का ये जो आलीशान बेग जो है लॉन को इसको यहाँ सीज किया जा रहा है। बीडीए की तमाम टीम यहाँ पर है, पुलिस प्रशासन और पीएससी के मौजूदगी में इसको सील किया जा रहा है। कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाएं, इसकी भव्यता को दिखाएं कि कितना आलीशान बनाया गया है। और इसको थाना इज्जत नगर का जो फरीदापुर चौधरी जो इलाका है वहां पर बनाया गया है, गली के अंदर बनाया गया है, इतना आलीशान वह बनाया गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इन लोगों ने किस प्रकार जो है लोगों के पैसों का वंडरमार्ट किया है। और आरोप ये भी है कि दंगा भड़काने में ये भी शामिल था। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार, न्यूज स्टेट, बरेली। मुजाहिदीन आर्मी को लेकर के लगातार यूपी एटीएस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। बीते दिनों 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो मुजाहिदीन आर्मी के जरिए
उत्तर प्रदेश समेत देश भर में शरीयत कानून लागू करने के लिए बहुत सारे युवाओं को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे थे। ऐसे में आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग 3 ठिकानों पर यूपी एटीएस की छापेमारी हुई है, जिसमें एक व्यक्ति रजा को गिरफ्तार किया गया है। अब आने वाले दिनों में इस रजा के माध्यम से इस पूरे नेटवर्क के खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही साथ कई अलग अलग अड्डों पर अब आने वाले दिनों में छापेमारी यूपी एटीएस की तरफ से देखने को मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बाबा के बुलडोजर का ऐसा डर है कि अतिक्रमणकारी खुद ही एक्शन ले रहे हैं। पीला पंजा कुछ इस कदर चल रहा है कि भूमाफिया पानी मांगने लगे हैं। अपराधियों की संपत्ति भी लगातार जब्त हो रही है। जुर्म करने वालों से नुकसान की भरपाई भी भरपूर तरीके से की जा रही है। लिहाजा प्रशासन के एक्शन से कब्जाधारियों के होश फाख्ता है। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर पूरा मंजर बयां कर रही है। हाथ में हथौड़ा है और दिल में दहशत। भय ऐसा है कि खुद कब्जाधारी जुर्म के निशान मिटाने में जुट गए हैं। दरअसल संभल में अवैध मस्जिद तोड़ी जा रही है। मस्जिद कमेटी के लोग मजदूर लगाकर हथौड़ा चलवा रहे हैं। मामला असमोली थाना क्षेत्र के गांव रावा बुजुर्ग का है। यहां अवैध कब्जे को लोग खुद ब खुद हटा रहे हैं। दरअसल जिलाधिकारी से क्षेत्र के लोगों ने 4 दिन का समय मांगा था और समय पूरा होते ही खुद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई। ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। लगातार यूपी के अलग अलग जिलों से ऐसे वीडियो आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर खुद अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो यहाँ बाबा का बुलडोजर चल जाएगा। लिहाजा होशियारी इसी में है कि खुद ही उन निशानों को मिटा लिया जाए जो मुसीबत का सबब बन सकते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। 26 तारीख को बरेली में पुलिस पर हुए सोची समझी साजिश के तहत बवाल के बाद, पथराव के बाद अब बरेली प्रशासन, जिला प्रशासन जो है ताबड़तोड़ एक्शन में है। लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है, जहां पर एक तरफ जो है बरेली पुलिस ने जो 7 आरोपी थे उनका चिन्हीकरण करने के लिए उनकी संदिग्धता को देखते हुए उन पर इनाम घोषित कर दिया है। 7 लोग हैं जिन्होंने भीड़ को उकसाया, भीड़ को उकसाने के बाद पुलिस पर पथराव कराया और बरेली का माहौल खराब करने की जुमे की नमाज के बाद कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते उसको नाकाम कर दिया। अब पुलिस तमाम ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रही है, जिसके चलते 7 लोगों को चिन्हीकरण किया गया है। अब उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। उनके खिलाफ जो है 15-15 हज़ार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। जो भी अगर उनके बारे में जानकारी देगा, सूचना देगा, तो उसको 15,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इसी के चलते बीडीए भी लगातार और जो है कार्रवाई कर रहा है। बीडीए ने आज बरेली में 2 जगह जो आरोपी थे उनकी प्रॉपर्टी को सीज करने का काम किया है, जिसमें एक समाजवादी पार्टी का पूर्व पार्षद वाजिद बेग का जो बारात घर था, आलीशान बारात घर था, बेग लॉन, उसको सीज कर दिया है और जल्दी उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी बीडीए कर सकता है, क्योंकि ये तमाम प्रॉपर्टियां हैं बिना बीडीए की अनुमति के बनाई गई हैं। बरेली में बवाल के बाद अब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिसको देखते हुए ये कार्रवाई अब दिखने में अमल में आई है। वहीं नगर निगम भी पीछे नहीं है, नगर निगम भी लगातार जो है कार्रवाई कर रहा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार, न्यूज स्टेट बरेली। यूपी में अपराधियों पर नकेल कसने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आए दिन खबर आती रहती है कि इस अपराधी को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया है, तो कहीं पर पुलिस मुठभेड़ में ढेर की खबरें सुनने को मिलती हैं। इसी कड़ी में गाजियाबाद से भी एक खबर सुनने में आई कि जहां पर अपराधी पुलिस के भय से अपराध छोड़ने की कसमें खा रहे हैं। योगी सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब लोनी थाने में साफ दिखाई दे रहा है। इलाके के कुख्यात लुटेरे और स्नैचर जो पहले भय और बेखौफ अपराध को अंजाम देते थे, आज थाने में पुलिस की मौजूदगी में हाथ उठाकर अपराध छोड़ने की कस्में ले रहे हैं।
लोनी थाने में कुल 29 अपराधियों को तलब किया गया, जिनमें से 22 ने सुधरने की शपथ ली। बाकी 7 अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये पहल सुधरो या सजा पाओ नीति का हिस्सा है, जिसमें अपराधियों को सुधरने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हमेशा सख्त रहेगी। बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ आज नगर निगम की टीम सहारा शहर पहुंची और सहारा शहर पहुंचकर यहां की जो संपत्ति है, जो ज़मीन है, उसको सील कर दिया गया है। गेट पर ही सील लगा दी गई है। दरअसल नगर निगम ने ये ज़मीन सहारा को लीज पर दी थी और उस लीज में कई ऐसे कंटेंट थे जिसका पालन सहारा ने नहीं किया, जिसके बाद इस लीज को लेकर सवाल खड़े होने लगे। अब इस संपत्ति को सील कर दिया गया है। कुछ दिनों पहले ही नगर निगम की टीम यहाँ पर आई थी। जो सहारा शहर है उसके आसपास जितना इलाका है, जितने गेट हैं, सब जगह बोर्ड लगा दिए थे नगर निगम ने कि ये नगर निगम की संपत्ति है और जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे उनको नोटिस दिया गया था कि जल्द से जल्द वो इसको खाली कर दें। हालांकि जो सहारा के कर्मचारी थे वो इसका विरोध कर रहे थे और कुछ दिनों की मोहलत उन्होंने मांगी, जिसके बाद आज सहारा शहर को सील कर दिया गया और नगर निगम के कब्जे में ये ज़मीन अब आ चुकी है। लखनऊ से जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। कश्मीर घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी जो है वो यहाँ पे हुई है। खास करके अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे तो पहाड़ी इलाकों में अलग अलग जगहों पे जो है कल शाम से बर्फबारी हुई है। गुरेज सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो गुरेज सेक्टर में 2 से 3 इंच बर्फबारी जो है वो वहाँ पे हुई है और गुलमर्ग में भी काफी ज्यादा बर्फबारी जो है वो यहाँ पे हुई है। उसी के साथ साथ अगर हम सिंथन टॉप रोड की बात करेंगे, सिंथम टॉप टू कश्तवाड़ रोड उसको भी बंद किया गया है। वहां पे भी जो है 3 से 4 इंच बर्फबारी जो है वो यहाँ पे हुई है। मौसम विभाग का यही कहना है कि 7 अक्टूबर तक जो है पहाड़ी इलाकों में काफी ज्यादा बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में काफी ज्यादा बारिशों का सिलसिला जो है वो यहाँ पे जारी रहेगा। इस वक्त भी अगर मैदानी इलाकों की बात करेंगे तो मैदानी इलाकों में मुसलसल बारिश जो है वो कल से यहाँ पे हो रही है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मीर मुंतजिर के साथ खालिद डार, श्रीनगर। रुद्रप्रयाग में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित होती नजर आ रही है। जनपद में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, जिससे तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर विश्व विख्यात केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। जमकर हो रही बर्फबारी से धाम के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। धाम में कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालु कतारों में लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मौसम की चुनौतियों के सामने श्रद्धालुओं की आस्था अड़िग खड़ी है। परवीन रावत, न्यूज़ स्टेट, रुद्रप्रयाग। अभी उस आईसीयू के बाहर मैं खड़ा हूं जहां पर ये देर रात को यहां पर आग लगी थी। 11 बजे के बाद में यहां पर इसके अंदर धुआं उठते हुए नजर आया था, जिसके बाद में दमकल कर्मी यहां पर पहुंचे, पुलिसकर्मी यहां पर पहुंचे। बड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल आप देख सकते हैं ये यहां पर सील कर दिया गया है। इस दरवाजे को बंद करके आईसीयू को यहां पर सील कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अंदर से, शीशे के अंदर से एक बार मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो दिखाने की आपको कोशिश करेंगे यहाँ पर कि किस तरह से अंदर के क्या हालात उस समय रहे होंगे। अंदर की स्थिति यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरह से अंदर आग लगी थी और सामने का जो रास्ता था उधर से दमकल कर्मियों ने शीशा तोड़ा और उसके बाद में यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। लेकिन उससे पहले आग पर काबू पाया गया। जो धुआं था, जहरीला धुआं अंदर भर गया था और उसकी वजह से बताया जा रहा है जो धुआं था वो फेफड़ों में जाने की वजह से यहाँ पर और कुछ झुलसने की वजह से जो 6 लोग थे उनकी जान इस पूरे हादसे में चली गई है। जो पुलिसकर्मी थे वो किसी दूसरे मामले में एसएमएस अस्पताल उस समय पहुंचे हुए थे और उनको जैसे ही यहाँ पर पता लगा आग लगी है तो वो तत्काल पुलिसकर्मी यहाँ पर बचाने के लिए लोगों को पहुंच गए थे। उन्होंने कुछ लोगों को बेड सहित ही बाहर निकाला और दूसरे आईसीयू के अंदर शिफ्ट किया, जिससे कि कुछ लोगों की जान को बचाया भी जा सका, वरना ये 6 से आंकड़ा और ज्यादा हो सकता था। कैसे सूचना मिली और कैसे आप अचानक यहाँ पर पहुंचे? मेडिकल जूरिस्ट में किसी परिवादी का मेडिकल करवाने के लिए आया था, ट्रॉमा में ही। इसी के नीचे फर्स्ट फ्लोर पे वो है मेडिकल जूरिस्ट, उसमें ट्रॉमा के लिए तो नीचे से भगदड़ भरच रही कि भाई हमारा पेशेंट आईसीयू में आग लगी बाबूजी। तो मैं आनंद फानम उनको छोड़ा और मैं सीधा इस आईसीयू में आया। देखा तो सर धुआं हो रही बिल्कुल। इनको बेडशीट से उठा के हम सीधे एक को कभी 1 2 3 ऐसे करके सबको नीचे शिफ्ट कर। कितने लोगों को आप नीचे लेकर? कोई
6 लोगों को यहाँ पर अस्पताल प्रशासन अब जुटा हुआ है कि जल्द से जल्द जो गंभीर हालत में लोग हैं उनको रिकवर किया जा सके, उन्हें तत्काल सहायता दी जा सके। इस तरह के आदेश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से भी जारी कर दिए गए हैं। उच्च स्तरीय कमेटी भी बना दी गई है जो इस पूरे मामले की जाँच करेगी। लेकिन सवाल यही है कि क्यों तत्काल समय पर सहायता नहीं मिल पाई। केदारनाथ हाईवे पर स्थित जवाड़ी बाईपास लगातार नीचे की ओर धंस रहा है। अलकनंदा नदी में हो रहे भूसाव के कारण जवाड़ी बाईपास खतरे की जद में आ गया है। वहीं दूसरी ओर जवाड़ी बाईपास पर स्थित नेचर पार्क भी लगातार भूदसाव के कारण नीचे की ओर धंस रहा है, जिससे करोड़ों रुपए की लागत से बना नेचर पार्क खतरे की जद में आ गया है। वहीं दूसरी ओर जवाड़ी बाईपास के क्षतिग्रस्त होने के कारण वाहनों की आवाजाही मुख्य बाजार से हो रही है, जिस कारण रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में जाम की स्थिति बन रही है, जिससे आम राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में घंटों का जाम लग रहा है, जिससे व्यापारियों सहित आम राहगीरों को बड़ी परेशानियां उठानी पड़ रही है। परवीन रावत, न्यूज़ स्टेट, रुद्रप्रयाग। यूपी में अतिक्रमण करना मतलब जुर्म करने जैसा है। सख्ती के साथ एक्शन लिया जा रहा है। प्रशासन का बुलडोजर अवैध कब्जे को ध्वस्त करने में जुटा हुआ है। भूमाफियाओं की शामत आई है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें लखनऊ में देखी गई हैं। यहाँ केजीएमयू परिसर में बुलडोजर वार से हड़कंप मच गया है। थाना वजीगंज क्षेत्र में शिक्षा भवन के पीछे प्रशासन का चाबुक इस कदर चला कि देखते ही देखते 12 से ज्यादा मकान ध्वस्त कर दिए गए। सुबह 9 बजे मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी और पुलिस बस्ती में पहुंची और पूरी शिद्दत के साथ भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला। दरअसल केजीएमयू ने मलिन बस्ती को 3 बार नोटिस जारी किया था, जिसके बाद से लगातार प्रशासन इस जमीन को खाली करने के लिए कह रहा था और इसी क्रम में अवैध कब्जा हटा दिया गया है। अब करीब 1.5 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त करा दी गई है। 6 महीने में केजीएमयू ने दूसरी बार ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसकी हर तरफ तारीफ भी हो रही है। बताया जा रहा है कि पहले ये जमीन माध्यमिक शिक्षा भवन की थी, बाद में इसे केजीएमयू को दे दिया गया था। हालांकि ये पहला वाकया नहीं है। योगी सरकार लगातार ऐसे एक्शन ले रही है, जिससे भूमाफियाओं के हौसले पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा का बुलडोजर गरज रहा है और पीला पंजा चलता जा रहा है। माफियाओं को सीधा संदेश है कि मान जाओ वरना एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। टीम न्यूज़ स्टेट। झांसी के मौरानीपुर गांव में लोग इस वक्त परेशान हैं, हैरान हैं, व्यथित हैं, क्योंकि उनके सिर पर 4 पंख वाली रोशनी उड़ रही है। अंधेरे में आसमान का सफर करते ये ड्रोन ही ग्रामीणों की चिंता का विषय बन चुके हैं। लोगों का कहना है कि ड्रोन दिखने के बाद ही गांव में चोरी का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी मुद्दे की पड़ताल के लिए न्यूज़ स्टेट की टीम झांसी पहुंच गई। हमारी टीम ने देखा कि कैसे ग्रामीण इस वक्त रात भर रत जगा करने को मजबूर है। सभी ग्रामवासियों को निवेदन है, पहले ड्रोन उड़ा, फिर हुई 2 घरों में चोरी, उसके बाद ग्रामीण दहशत में आ गए। पूरा मामला झांसी के मौरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम भदरवाड़ा का है, जहां के लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। तो दूसरी ओर मौरानीपुर कोतवाली पुलिस ने भी ग्रामीण इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। ड्रोन उड़ने की सूचना के आधार पर पुलिस जांच भी कर रही है। हालांकि इस मामले पर पहले पुलिस ने इसे अफवाह मान लिया था, मगर एक बार फिर से ड्रोन की लाल नीली रोशनी ने दिलों की धड़कनों को बढ़ाया है। साथ ही बढ़ाया है तो लोगों की डर और चिंताएं। ओम पर्वत पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़, उच्च हिमालय क्षेत्र में हिमपात से ठंड बढ़ गई है। बारिश के कारण निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।